शीर्षक सूखे पेड़ की हरी पत्तियाँ। चंदनपुर गांव के आखिरी छोर पर, जहां से पक्की सड़क खत्म होकर कीचड़ और गड्ढों में बदल जाती थी, वहीं दिनेश का आधा कच्चा आधा पक्का घर था। घर क्या था, बस 3 दीवारों पर टिकी एक ढलती हुई छत थी, जिसके ऊपर तिरपाल का एक पुराना टुकड़ा ईंटों से दबा कर रखा गया था ताकि तेज़ हवा में वो उड़ न जाए। घर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी सीलन और उदासी की गंध नाक से टकराती थी। एक कोने में रखे मिट्टी के 3-4 बर्तनों, दीवारों पर जमे काले धुएं और फर्श पर बिछी फटी हुई चटाई से गरीबी साफ झलकती थी। लेकिन इस घर की सबसे बड़ी त्रासदी ये आर्थिक तंगी नहीं थी। इस चौखट के भीतर एक और भयानक गरीबी रहती थी, भावनात्मक गरीबी। 5 इंसानों का ये परिवार एक ही छत के नीचे तो रहता था, लेकिन उनके बीच संवाद की कोई पक्की सड़क नहीं थी। वो सब एक दूसरे के लिए अजनबी थे, जो सिर्फ ज़रूरतों और मजबूरियों के धागे से बंधे हुए थे। दिनेश, जो उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा था, गांव की एक छोटी सी किराना दुकान पर बोरे ढोने और मजदूरी का काम करता था। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही वो उठ जाता। उसकी आंखें हमेशा ज़मीन की तरफ झुकी रहती, जैसे वो दुनिया से अपनी गरीबी छुपाने की कोशिश कर रहा हो। दिनेश के अंदर एक गहरी कड़वाहट थी। समाज के ताने के 3 बेटियां हैं, इनका ब्याह कैसे होगा, और जेब का खालीपन। उसने इन दोनों को अपने अंदर एक सुलगता हुआ गुस्सा बना लिया था। वो सुबह चुपचाप बिना किसी से बात किए एक खुरदुरे लोटे में बासी पानी पीकर काम पर निकल जाता। उसने सालों से अपनी बेटियों के चेहरे को ध्यान से नहीं देखा था। उसकी पत्नी हेमा उम्र और दुखों के बोझ से झुकी हुई महिला थी। उसका पूरा दिन चूल्हे के धुएं, फटे कपड़ों में पैबंद लगाने और गांव के जमींदार के घर के बर्तन मांजने में बीत जाता। इस निरंतर दौड़ भाग ने हेमा के अंदर की ममता को सुखा दिया था। जब भी उसकी बेटियां उसके पास अपनी कोई छोटी सी बात लेकर आती, वो चिढ़ जाती। उनकी बड़ी बेटी प्रगति अब 18 साल की हो चुकी थी। प्रगति पढ़ाई में बहुत तेज़ थी। उसने गांव के सरकारी स्कूल से जैसे तैसे 12वीं पास कर ली थी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए जब उसने एक दिन पिता से फीस के लिए कहा, तो दिनेश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा था, किताबें पेट नहीं भरती, घर में बैठो और अपनी माँ का हाथ बटाओ। उस दिन के बाद से प्रगति ने बोलना लगभग बंद कर दिया था। वो अपनी सारी उदासी, अपनी सारी चीखें एक फटी हुई डायरी के पन्नों पर बिखेर देती थी। दूसरी बेटी सुरुचि 15 साल की थी। वो हर समय एक अजीब से डर में जीती थी। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण रहता था कि अगर किसी के हाथ से कोई बर्तन भी गिर जाता तो सुरु का दिल ज़ोर से धड़कने लगता कि कहीं अब पिताजी का गुस्सा न फूट पड़े। सबसे छोटी बेटी थी पलक, जो अभी सिर्फ 10 साल की थी। बचपन की चंचलता उसमें अभी बाकी थी, लेकिन घर की खामोशी उसे डराती थी। एक शाम जब घर में दिया जलाने के लिए तेल भी नहीं था और सब अंधेरे में बैठे थे, पलक ने दबी जुबान से हेमा से पूछा, माँ, बगल वाले शर्मा जी के घर से हर रोज़ हंसने की आवाज़ आती है, हमारे घर में कोई हंसता क्यों नहीं? क्या हंसने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं? हेमा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस पलक को ज़ोर से डांट कर सुला दिया। उस अंधेरे कमरे में 5 लोग जाग रहे थे, लेकिन किसी ने एक दूसरे का हाथ नहीं थामा। किसी ने ये नहीं कहा, डरना मत, मैं हूँ। वो सब भावनात्मक रूप से पूरी तरह कंगाल हो चुके थे। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन दिनेश के परिवार के लिए वो बद से बदतर होता चला गया। उस साल गांव में सूखा पड़ा, जिसके कारण फसलों की बर्बादी हुई और गांव की अर्थव्यवस्था टूट गई। जिस किराना स्टोर पर दिनेश काम करता था, उसके मालिक ने घाटे के कारण दुकान बंद करने का फैसला कर लिया। जिस दिन दिनेश को काम से निकाला गया, वो रात इस परिवार के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। दिनेश घर लौटा तो उसके हाथ खाली थे। कोई राशन नहीं, कोई पैसा नहीं। उसने अपनी लाठी कोने में पटकी और सिर पकड़कर बैठ गया। हेमा ने डरे हुए स्वर में पूछा,
आज कुछ लाए नहीं? घर में कल सुबह के लिए एक मुट्ठी चावल भी नहीं बचा है। दिनेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाया, कहाँ से लाऊं? अपनी चमड़ी बेच दूं? दुकान बंद हो गई है। अब जाओ और उस मालिक से मांगो। तुम सब सिर्फ खाना जानती हो। मेरे सिर पर 3-3 बलाएं बिठा रखी हैं। इनका पेट भरते भरते मेरी हड्डियां गल गईं। बलाएं? ये शब्द स्वरूप, प्रगति और पलक के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। वो तीनों एक कोने में सिमट गईं। प्रगति ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहकर उसके फटे हुए कुर्ते पर गिर रहे थे। सुरु ने पलक का मुंह अपने हाथों से दबा दिया ताकि उसकी सिसकी बाहर न निकल सके। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। भूख की तड़प और अपनों के कड़वे शब्दों के तीर दोनों ने मिलकर उस घर की आत्मा को छलनी कर दिया था। अगले ही हफ्ते कुदरत ने भी अपनी क्रूरता दिखाई। आधी रात को मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जर्जर हो चुकी छत उस पानी के दबाव को झेल नहीं पाई। कच्चे हिस्से की मिट्टी भर भरा कर गिर पड़ी। पूरा परिवार भीगते हुए घर के एक छोटे से पक्के कोने में दुबक गया। सर्दी से पलक के दांत किटकिटा रहे थे। सुरु का बदन बुखार से तप रहा था, लेकिन दिनेश दूर बैठा दीवार को घूर रहा था और हेमा अपने भाग्य को कोस रही थी। किसी में इतनी हिम्मत या इतनी भावना नहीं बची थी कि वो आगे बढ़कर अपनी बीमार बेटी के सिर पर हाथ रख सके। वो एक ही छत के नीचे जी रहे 5 अलग अलग लावारिस इंसान थे। जब इंसान बिल्कुल गर्त में गिर जाता है तब उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो वहीं दम तोड़ दे या फिर पूरी ताकत से ऊपर उठने की कोशिश करे। प्रगति ने तय किया कि वो इस तरह घुट घुट कर अपने परिवार को मरते हुए नहीं देखेगी। उसने गांव में काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन एक युवा लड़की को गांव में आसानी से काम नहीं मिलता था। लोग उसे अजीब नज़रों से देखते थे। आखिरकार गांव के ही एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने उसे सलाह दी कि वो गांव के छोटे बच्चों को घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू करे। प्रगति ने सुबह 4 बजे उठकर घर का काम ख़त्म करना शुरू किया और फिर दोपहर में धूप में मील पैदल चलकर बच्चों को पढ़ाने जाती। महीने के आखिर में उसे कुल मिलाकर 700 रुपये मिले। एक दिन जब वो ट्यूशन पढ़ाकर लौट रही थी, भारी बारिश होने लगी। वो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। वहीं पास में आनंद जी का आश्रम था। आनंद जी शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर थे, जो अब गांव के गरीब बच्चों के कल्याण के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने प्रगति को भीगते और उदास खड़े देखा तो उसे अपने आश्रम के बरामदे में बुला लिया। आनंद जी ने उसे गर्म चाय का प्याला दिया और बड़े प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ये कैसा बोझ है? तुम्हारी उम्र तो मुस्कुराने की है। प्रगति का बांध टूट गया। वो आनंद जी के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपने घर की सारी कहानी कह सुनाई। भूखमरी, पिता का गुस्सा, माँ की बेरुखी और वो सन्नाटा जो उनके घर को खा रहा था। आनंद जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने प्रगति के सिर पर हाथ रखा और बेहद शांत आवाज़ में कहा, बेटा, तुम्हारे पिता का गुस्सा उनकी नफ़रत नहीं है, वो उनकी बेबसी है। जब एक मर्द अपने बच्चों को भूखा देखता है और कुछ नहीं कर पाता तो वो अंदर से टूट जाता है। और तुम्हारी माँ का रूखापन उनकी थकान है। तुम्हारे घर में पैसों की कमी तो है ही, लेकिन उससे बड़ी कमी है विश्वास और संवाद की। तुम लोग एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हो, तुम सब अकेले अकेले अपनी परिस्थितियों से लड़ रहे हो। इस भावनात्मक गरीबी को तोड़ो। घर जाकर अपने पिता का हाथ थामो। उन्हें बताओ कि वो अकेले नहीं हैं। आनंद जी की इन बातों ने प्रगति के अंदर एक नई रोशनी जगा दी। उसे समझ आ गया कि अगर घर को बदलना है तो सबसे पहले दिलों की दूरियों को मिटाना होगा। प्रगति जब घर पहुंची तो दिनेश हमेशा की तरह एक कोने में बैठा शून्य को निहार रहा था। उसकी आंखें धंस चुकी थीं और चेहरे पर छाई निराशा साफ दिख रही थी।
प्रगति के कदम काँप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। वो धीरे से दिनेश के पास गई और उसके घुटनों के पास बैठ गई। उसने अपनी ट्यूशन की पहली कमाई, वो 700 रुपये दिनेश के खुरदरे और छाले पड़े हाथों पर रख दिए। दिनेश ने चौंक कर अपनी बेटी को देखा। प्रगति ने दिनेश का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। सालों बाद किसी ने दिनेश को इस तरह छुआ था। प्रगति की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, पिताजी, ये मेरी पहली कमाई है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं आपकी कोई बड़ी मदद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप कभी ये मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं। आपकी 3 बेटियाँ आपकी बला नहीं, आपकी ताकत हैं। हम भूखे सो लेंगे, लेकिन आपको इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकते। दिनेश की छाती जैसे फट गई। वो मर्द जो सालों से पत्थर बना बैठा था, जिसने कभी अपनी आंखों से एक आंसू नहीं निकलने दिया था, वो बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। उसने प्रगति को गले से लगा लिया। हेमा रसोई से बाहर आई और ये दृश्य देखकर उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। सुरु और पलक भी दौड़कर आईं और पूरे परिवार ने एक दूसरे को घेर लिया। उस टूटी हुई छत के नीचे, उस सीलन भरे कमरे में सालों बाद एक ऐसी आग जली थी जिसने सबके दिलों की बर्फ़ को पिघला दिया था। उस रात भी घर में सिर्फ सूखी रोटियां और नमक था, लेकिन हर निवाले में एक अजीब सी मिठास थी, क्योंकि आज उनके पास एक दूसरे का साथ था। भावनात्मक रूप से अमीर होने के बाद अब असली परीक्षा थी आर्थिक गरीबी से लड़ने की। दिनेश के अंदर अब एक नया हौसला था। उसने कहा, जब मेरे बच्चे मेरे साथ हैं तो मैं दुनिया की हर मुसीबत से लड़ सकता हूँ। प्रगति ने एक योजना बनाई। चंदनपुर गांव और उसके आसपास के जंगलों में एक विशेष प्रकार की जंगली हल्दी और औषधीय जड़ी बूटियाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती थीं। गांव के लोग इसका महत्व नहीं जानते थे। प्रगति ने आनंद जी की मदद से ये जाना कि शहर के बाज़ारों में इन जैविक, ऑर्गेनिक और शुद्ध मसालों की भारी मांग है। पूरा परिवार काम पर लग गया। ये उनके जीवन का सबसे कठिन संघर्ष था। दिनेश और सुरु सुबह सुबह जंगलों में जाते। वो मीलों पैदल चलते, कांटों भरी झाड़ियों के बीच से जंगली हल्दी की गांठें और शुद्ध मसाले चुनकर लाते। दिनेश के पैरों में बीवाइयाँ फट गई थीं, लेकिन अब उसके चेहरे पर शिकन नहीं, एक उम्मीद की मुस्कान होती थी। हेमा और प्रगति उन मसालों को धोती, धूप में सुखाती और फिर ओखली और मूसल से उन्हें हाथ से पीसती। बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हाथ से पीसने के कारण उनकी हथेलियों में खून उतर आता था, छाले पड़ जाते थे, लेकिन वो रुकती नहीं थी। प्रगति ने अपनी पुरानी कापियों के पन्नों से और बाद में आनंद जी की मदद से अखबार के कागज़ों के छोटे छोटे लिफाफे बनाए। सबसे छोटी पलक उन लिफाफों पर गोंद लगाती और प्रगति उन पर पेन से लिखती, चंदनपुर की शुद्ध हल्दी। शुरुआत में दिनेश इन पैकेटों को साइकिल पर लाद कर, जो उसने गांव के एक दोस्त से उधार ली थी, आसपास के गांवों और छोटे कस्बों के बाज़ारों में ले जाता। कई बार दुकानदार उसे भगा देते, हटो यहाँ से, ब्रांडेड सामान के सामने तुम्हारा ये देसी कचरा कौन खरीदेगा। एक दिन दिनेश दोपहर की चिलचिलाती धूप में भूखा प्यासा एक दुकान के बाहर खड़ा रहा। दुकानदार ने उसे दुत्कारा, लेकिन दिनेश ने हार नहीं मानी। उसने कहा, भाई साहब, पैसे मत दीजिए, बस एक बार अपनी रसोई में इसे इस्तेमाल करके देखिए। अगर अच्छा न लगे तो मैं दोबारा नहीं आऊँगा। उस दुकानदार ने वो पैकेट रख लिया। 3 दिन बाद जब दिनेश वापस उस बाज़ार पहुंचा तो वो दुकानदार खुद उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा, तुम्हारी हल्दी में जो खुशबू और शुद्धता है वो शहर के बड़े से बड़े ब्रांड में नहीं है। मुझे ऐसे 50 पैकेट और दो। ये उनके संघर्ष की पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद प्रगति गृह उद्योग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रगति की मेहनत और दिनेश की ईमानदारी रंग लाई। आनंद जी ने शहर के एक बहुत बड़े उद्योगपति से उनकी मुलाकात करवाई, जो शुद्ध और जैविक खाद्य पदार्थों का व्यापार करते थे। जब उन्होंने दिनेश के मसालों की गुणवत्ता देखी तो वो दंग रह गए। उन्होंने तुरंत एक बड़ा अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया
और दिनेश को एक बड़ी रकम एडवांस के रूप में दी। अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी थीं। फर्श से उठकर अर्श तक का सफ़र शुरू हो चुका था। अगले 5 सालों में वो छोटा सा घरेलू काम एक विशाल आधुनिक फैक्ट्री में बदल गया। जहाँ कभी दिनेश बोरे ढोता था, आज वहाँ सैकड़ों मजदूर उसके अधीन काम कर रहे थे। चंदनपुर गांव के उस मुहाने पर जहाँ कभी उनका जर्जर मकान था, आज एक शानदार 3 मंजिला बंगला खड़ा था। प्रगति ने शहर के सबसे बड़े बिजनेस स्कूल से प्रबंधन की पढ़ाई पूरी की और अब वो कंपनी की मुख्य कार्यकारी CEO थी। सुरु डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी और पलक शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ रही थी। दिनेश अब महंगे और साफ़ सुथरे कपड़ों में रहता था। उसकी गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती थीं। लेकिन इन सब सुख सुविधाओं के बीच भी उस परिवार ने अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ा था। दिवाली की एक खूबसूरत शाम थी। पूरा बंगला रंग बिरंगी रोशनी और दियों से जगमगा रहा था। दिनेश अपने आलीशान लॉन में एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा था। हेमा उसके पास ही बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी। सुरु, प्रगति और पलक आपस में हंसते खिलखिलाते हुए फुलझड़ियाँ जला रही थीं। दिनेश ने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज़ निकाला। ये प्रगति की ट्यूशन की पहली कमाई के वो 700 रुपये थे जिन्हें दिनेश ने आज तक संभाल कर रखा था। उसने प्रगति को पास बुलाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, आज हमारे पास धन दौलत शोहरत सब कुछ है। लोग सोचते हैं कि हम आज अमीर बने हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम उस रात अमीर बन गए थे जब इस 700 रुपये के साथ तुमने मुझे अपना प्यार और विश्वास दिया था। असली अमीरी बैंक के खातों में नहीं, बल्कि परिवार के एक दूसरे के प्रति समर्पण में होती है। प्रगति ने मुस्कुराते हुए अपने पिता के कंधे पर सिर रख दिया। हवा में दियों की खुशबू और परिवार के ठहाकों की गूंज थी। उन्होंने न केवल अपनी आर्थिक गरीबी को मात दी थी, बल्कि अपनी आत्मा को भी समृद्ध बना लिया था। कहानी की सीख, असली अमीरी तिजोरी के पैसों से नहीं, बल्कि परिवार के आपसी प्यार और जुड़ाव से आती है। जब तक दिल खाली हो, इंसान महलों में भी कंगाल रहता है, और जब दिल अपनों के विश्वास से भरा हो तो इंसान झोपड़ी में भी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। आर्थिक गरीबी से लड़ना तब आसान हो जाता है जब परिवार भावनात्मक रूप से समृद्ध हो। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।